गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द हिंदू आज का नया दिन 7 मई। चलिए शुरू करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे आज के न्यूज़पेपर में क्या है। पहला आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से फॉर्मूला मांगा है कि क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आपके साइंटिफिक मैनर में आपके पास क्या प्लान्स हैं फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ऑक्सीजन और कोविड के वैक्सीन्स के लिए। तो और कहा है कि अगर आपके पास कोई प्लान्स नहीं है तो आप प्लानिंग करिए और फॉर्मूला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाइए। और ये भी कहा है कि अगर इस समय अगर अभी आपके पास कोई प्लान्स नहीं है तो अब आगे फ्यूचर में कैसे रहेंगे। और ऑक्सीजन ऑडिट की एक बात की गई, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑक्सीजन ऑडिट दैट इज टू डिटरमाइन द एक्चुअल नीड ऑफ ऑक्सीजन इन स्टेट। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट करवाएं आप, और बफर स्टॉक की ज़रूरत है फ्यूचर के लिए। ये भी कहा है कि जब अभी जब हर कोई जिसे कोरोना हो रहा है वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, और कई लोग को घर में भी कई लोग हॉस्पिटल जा भी रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं आईसीयू की ज़रूरत नहीं है या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जब ये है इस सिचुएशन और फिर भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, तो जब थर्ड वेव आएगा तो क्या होगा। अगला आर्टिकल है हाई कोर्ट फ्यूम्स एज गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ड्रॉप जीएसटी। एक्चुअली ये जो जीएसटी की बात है ये ऑक्सीजन पे हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के इंपोर्ट पे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के इंपोर्ट पे जीएसटी लगाया जा रहा है, उसके इंपोर्ट को लेके है। एक प्ली डाली गई थी कि एक्चुअली ये जो प्ली थी वो सिर्फ गिफ्ट्स को लेके थी। जो अगर कोई गिफ्ट भेज रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गिफ्ट्स ही नहीं, जितनी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट्स हैं, दवाइयाँ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स, उस पर नहीं जीएसटी लगाई जानी चाहिए। हालांकि अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि 36% या कुछ ऐसा डेटा है, उससे घटाकर 12% पे जीएसटी कर दी गई है कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपोर्ट्स हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे ज़ीरो कर देना चाहिए, और इस पे अभी बातचीत चल रही है। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आएगा तो कुछ रूलिंग आएगी, कुछ जजमेंट्स आएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस इलेक्शन कमीशन टू रिस्ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो रियल टाइम रिपोर्ट है, यानी जो ओरल स्टेटमेंट्स भी दी जा रही है कोर्ट के द्वारा, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स बना दे रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो ओरल रिपोर्ट्स हैं, जो लिखित में नहीं आ रही हैं, जो रिटन फॉर्म में नहीं आ रही हैं एज अ रूलिंग, उसे मीडिया में नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो इस पे कोर्ट ने क्लियरली डिक्लाइन कर दिया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियल टाइम रिपोर्टेज of court proceedings, including the oral exchanges in courtrooms between judges and lawyers, is a part of right of freedom of speech. right of freedom of speech है, इसे नहीं रोका जा सकता। तो right of freedom of speech किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 आई गेस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है आर्टिकल 19 में। तो फिर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भी ओरल रिमार्क्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो भी कोर्ट में चल रही हैं, सारी चीज़ें मीडिया को पूरा अधिकार है कि वो रिपोर्ट बना सकती है। और यहाँ पे हाल ही में भी पता चला था कि जो गुजरात हाई कोर्ट है वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बातें कर रही है। एक्चुअली द कोर्ट रेफर टू हाउ द गुजरात हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में लाइव स्ट्रीमिंग इंट्रोड्यूस किया है। मतलब जो भी जजमेंट्स दी जा रही हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो भी चाहता है उसे देख सकता है। सिटीजन्स को राइट है ट्रांसपेरेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देखने का। तो इसके बाद हम अगले आर्टिकल में बढ़ते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हैं वो क्या है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन जो है वो डिस्कस करने वाला है। जो यूएस जो बाइडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है कि जो भी पेटेंट राइट्स हैं उन्हें वेव कर देना चाहिए, और जो वैक्सीन्स हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड अवेलेबल कर देना चाहिए
यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की उन्होंने बात की है, और फ्रांस ने इन्हें सबसे पहले ज्वाइन किया है, और इस पर भी बातचीत शुरू होगी। हाँ, यूरोपियन यूनियन मान गया है कि हाँ, इस पर बात कर सकते हैं। रशियन प्रेसिडेंट जो है ये भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मानी जो बाइडेन की आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन। आप ये बताइए कि क्या रशिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है या नहीं। और अगला आर्टिकल है, ये जो मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं मोहम्मद नाशीद, इन पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ, मतलब हमला हुआ आईडी ब्लास्ट का। हालांकि ये बच गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जो MK स्टालिन है, इन्हें अब तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और एक्चुअली बनाया नहीं जाएगा, ये जीत गए हैं, इन्हें सिर्फ शपथ लेनी है अब। और इनके पार्टी में 15 नए चेहरे हैं और 34 मेंबर की कैबिनेट है, ये लीड कर रहे हैं। अगला आर्टिकल हम पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं जो कोविड-19 की जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे, फैसिलिटीज़ इन द सेंस आई वांट टू से कि डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही हैं, लोगों के सपोर्ट में लड़ रही हैं, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए क्या कहते हैं एलोकेट किए हैं। और ये गेटिंग टैक्स, हालांकि सॉरी ये नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड 2 नोडल ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर हैं, 2 IAS ऑफिसर्स हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस इन गेटिंग टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन एनी कोविड रिलीफ टू बी इम्पोर्टेड इन द स्टेट फ्रॉम अब्रोड। अगर बाहर से कोई भी कोविड रिलीफ आइटम इम्पोर्ट की जा रही है तो उन पर टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए हेल्प करने के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। और इनका ये किस डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, एनिमल हस्बेंड्री एंड SOSVA NGO, एक NGO है, इन्हें अपॉइंट की गई है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। केरला जो है वो फुल लॉकडाउन में जाने वाला है कल से, यानी कि वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, कोई कर्फ्यू, कोई जनता कर्फ्यू नहीं, पूरी तरह से लॉकडाउन। आते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ। एडिटोरियल पेज में हर रोज़ की तरह 4 आर्टिकल्स हैं। हैड्रिक, सोशल मर्डर ऑफ द एंड द मिसिंग स्टेट, आयरलैंड्स कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स लेसन्स फॉर इंडिया, और एक लैंडिंग हैंड। पहला आर्टिकल है ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को लेके है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट नहीं है। और ये आर्टिकल जो है ये वही सेम आर्टिकल है जो RBI ने 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसके बारे में हम एक बार शायद पढ़ चुके हैं कल ही, वही है। इसमें पॉइंट्स ये है कि हाईलाइटिंग पॉइंट्स ये है कि RBI गवर्नर जो है शशिकांत दास, इन RBI ने एक 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ये क्या कहते हैं वो की है, इंट्रोड्यूस की है। एक्चुअली 50,000 करोड़ डायरेक्टली उसके लिए नहीं है, लोन के लिए। ये जो 50,000 करोड़ है ये फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है या बैंक यानी या फिर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो RBI से लोन ले सकती हैं रेपो रेट पे, यानी कि रेपो रेट अभी शायद 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, उन पे ले सकती हैं। और ये आम लोगों को दे सकती हैं या फिर उन कंपनीज़ को, उन फर्म्स को दे सकती हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन आता है? एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर और कई ऐसी फर्म्स आती हैं। फ़िलहाल ये क्लासिफाई किया गया है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब, सप्लायर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, इंपोर्टर्स, यानी कोरोना वायरस रिलीफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक फर्म्स तक भी, उनके लिए ये लोन फैसिलिटीज़ हैं। 50,000 करोड़ सारी बैंक्स को मिला के दिया गया है। और ये उनके लिए भी है जो कि ट्रीटमेंट जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो क्या कहते हैं सक्षम नहीं है कि वो खुद की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि वो पर्सनल लोग जो इंडिविजुअल हैं वो कैसे लोन ले सकते हैं, अगर बैंक्स चाहे तो ही लोन ले सकते हैं। और एक और टर्म है यहाँ पे कोविड लोन बुक्स, जो भी इस 50,000 करोड़ से जो भी लोन्स दिए जाएंगे वो उनका एक अलग बुक बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, उसके बारे में एक टर्म है। और ये स्मॉल बोरोवर्स को भी इंक्लूड करता है, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, MSMEs के, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, इस सबको लोन देगा। मतलब ये 50,000 करोड़ बहुत ज़्यादा है। मोस्ट वल्नरेबल जो लोग हैं, RBI ने कहा है कि जो मोस्ट वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए ये लोन है। यहाँ पे एक वर्ड है सैंजुइन, इसका मतलब होता है आशावादी। जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि हमें आशावादी रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये कहा डायरेक्टली उन्होंने नहीं है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कहा ही है।
और यहाँ पे एक ये आर्टिकल है, आयरलैंड कॉम्प्लेक्स ट्रबल्स। हाल ही में आयरलैंड में कम्यूनल दंगे हुए थे, कोई फेस्टिवल था और उसे कुछ लोग या फिर कह सकते हैं कुछ ग्रुप्स के बीच में क्लैशेज हो गए और ये नॉर्थ आयरलैंड में हुआ। एक्चुअली ये सिर्फ नॉर्थ आयरलैंड में नहीं हुआ, यूनाइटेड किंगडम में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, लेकिन नॉर्थ आयरलैंड में अकेले बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हुआ। प्रोटेस्टेंट्स और किन लोगों के बीच में हुआ? प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट यूनियनिस्ट्स और who want to remain part of United Kingdom forever। एक्चुअली ये प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट यूनियनिस्ट जो हैं ये भी आयरलैंड में ही रहते हैं। और कैथोलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट और इनके बीच में हुआ। कैथोलिक प्रो आयरिश नेशनलिस्ट जो कि चाहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड एक ही हो जाए और सिर्फ एक रहे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी नॉर्दर्न आयरलैंड को वो हटा देना चाहते हैं या फिर कह सकते हैं गायब कर देना चाहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और ये एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या फिर इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये एक सिंगल एग्रीमेंट नहीं था और ये एग्रीमेंट किया गया था 1998 में, जिसका मेन मोटिव था कि वायलेंस जो हो रही है, जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में, वो उसे पीस लाया जाए, यानी कि उसे सब ख़त्म कर दिया जाए। और एक्चुअली बहुत पुराने दंगे चल रहे हैं यहाँ पे, जब से नॉर्दर्न आयरलैंड और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो भी कम्युनल पार्टीज़ अलग हुई हैं उसी टाइम से सब दंगे चल रहे हैं। अगली चीज़ मेंशन की गई है कि सोशल इश्यूज रिमेंड अनएड्रेस्ड, बोथ रिलीजियस कम्युनिटीज़ एक्सपीरियंस्ड लिटिल। हालांकि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में हो चुका था सक्सेसफुली, गवर्नमेंट्स कहती हैं कि ये बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके बीच में, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, वो अभी भी चल रहे हैं। पॉवर्टी है, बिल्कुल गरीबी चल रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है बहुत ज़्यादा वहाँ के। आगे एक चीज़ मेंशन की गई, 1,20,000 जो चिल्ड्रन हैं वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन सेट की है उससे भी नीचे। और 40,000 लोग ऐसे हैं जो सोशल हाउस वेटिंग लिस्ट में। सोशल हाउसिंग वेटिंग लिस्ट, एक्चुअली सोशल हाउसिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड का। उसमें ये एक चीज़ है कि जिनके पास घर नहीं होता, यानी जिनके पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं या कह सकते हैं भगवान के ऊपर, उनके लिए गवर्नमेंट सोशल हाउसिंग एक स्कीम लाई थी और उसके तहत लोगों को घर दिया जाता था। और 40,000 लोग अभी भी सोशल हाउसिंग वेटिंग लिस्ट में है, जिनको अभी मिला नहीं हो उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये एक्चुअली 40,000 से ज़्यादा है, मैंने भी कहीं पढ़ा था। और कई सर्वेज या रिपोर्ट्स आती हैं, उसकी वजह से काफ़ी सुसाइड्स भी होती है वहाँ पे। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू है। तो जो दंगे हुए हैं वहाँ पे कह सकते हैं जस्टिफाइड थे या फिर जस्टिफाइड नहीं भी थे, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। और एक अगला यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट है ब्रेग्जिट। यहाँ पे ब्रेग्जिट को मेंशन किया गया है। नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रेग्जिट, ब्रिटेन क्या रिलेशंस थे? एक्चुअली आयरलैंड के जो लोग हैं वहाँ पे जो ब्रेग्जिट हुआ था उसके पहले आयरलैंड के जो लोग हैं उनमें से 56% लोगों ने कहा था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होना चाहिए। नॉर्दर्न आयरलैंड इसके फेवर में था कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में ही रहे। और आपको पता होगा ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में। नहीं पता है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की गई है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड which provided for the territory to remain in the custom union and single market of the European Union while protecting its status as a part of United Kingdom। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ये चाहता था कि जो यूरोपियन यूनियन का एक सिंगल मार्केट क्रिएट किया गया है उसी में रहे ब्रिटेन, ताकि जो नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत इजीली फ्लो हो, कह सकते हैं, या नहीं भी है तो बहुत इजीली फ्लो हो। वहाँ की जो यूनियनिस्ट पार्टी है उन्होंने कैंपेन भी किया था कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाता है तो जो आयरलैंड और क्या कहते हैं
यूनाइटेड किंगडम है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी ट्रेड को लेके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल अपोजिट हुआ, और एक यूनाइटेड आयरिश आइलैंड की डिस्कशंस की जा रही हैं। जब अभी हाल ही में ब्रेग्जिट हुआ है, तो हो सकता है इसके बारे में अभी कुछ अपडेट्स नहीं आई हो सकता है अपडेट्स हुई ही ना हो, तो इसके बारे में अभी डिस्कशंस किए जा रहे हैं। अगला यहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट है डबलिन। डबलिन क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है। डबलिन एक नदी के किनारे बसा हुआ, मुझे उस नदी का नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी वो लॉन्गेस्ट रिवर है शायद, या वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, तो डबलिन के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्दर्न आयरलैंड पे अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये देखना होता है कि वो जो इलेक्शंस हैं वो क्या बिल्कुल ये जो ब्रेग्जिट है क्या उसको अफेक्ट करता है या नहीं करता है। जो असेंबली है वहाँ की, इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि जो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कहते हैं सॉरी, वहाँ पे इस बात को लेकर वोटिंग ज़रूर होगी कि नॉर्दर्न आयरलैंड और ये जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो सब ज़रूर डिस्कस होगा। और जो भी ये वायलेंस हुए उसको ब्रिटेन और आयरलैंड और अमेरिकन गवर्नमेंट तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया, यानी निंदा की है, काली निंदा की है, स्टर डिटरेंस। और पीस जो है वो, पीस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर एंटिटी एंड एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर अ डेली कमिटमेंट टू एड्रेसिंग कम्युनल इशूज़ विद विजिलेंस, टॉलरेंस एंड कॉम्प्रोमाइज़। जो भी गवर्नमेंट है, जो भी डेमोक्रेसी है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ये सब चीज़ें लेनी चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ये है बड़े, हालांकि गवर्नमेंट इस बारे में बात नहीं करती हैं। अगली चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड में वायलेंसेस हुई हैं वहाँ पे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहती है। तो मतलब और यहाँ पे एक और चीज़ मैं एक्चुअली मैं पढ़ ही देता हूँ। द रीसेंट वायलेंस इन नॉर्थ आयरलैंड शोज दैट एवरी कंट्री नीड्स लीडरशिप दैट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पीपल्स एंड सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड स्टर प्रेजुडिसेस। जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो वायलेंसेस हुई हैं, इससे बाकी कंट्रीज़ को क्या सीखना चाहिए? बाकी कंट्रीज़ को इससे ये सीखना चाहिए कि जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ज़रूरी हैं, यानी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी, लीडरशिप एक अच्छी चाहिए। यहाँ पे एक और तो अगली चीज़ है यहाँ पे, रूलिंग पार्टी इन इंडिया नीड्स टू बी अवेयर दैट क्रिएटिंग रिलीजियस टेंशंस बिटवीन कम्युनिटीज़ हैज़ इनकैलकुलेबल डीप seated negative consequences that will severely damage every section of society and all our established political and national institutions. रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया को ये समझना चाहिए कि जो भी रिलीजियस टेंशन्स क्रिएट किए जा रहे हैं या फिर हो रहे हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इनकैलकुलेबल डीप सीटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जिसे सोचा नहीं जा सकता है उस हद तक कॉन्सिक्वेंसेज जा सकते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा डीपली डैमेज करेगा सोसाइटी को, पॉलिटिकल और नेशनल दोनों। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें थी कि आयरलैंड को जो भी वहाँ पे दंगे हुए हैं उससे इंडिया को सीखना चाहिए, और आयरलैंड के बारे में बात की गई। तो अगला आर्टिकल यहाँ पे है ये हमारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक्चुअली, social murder and the missing state. The defense that the government is not responsible for the present crisis that has consequences for India's democracy. एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। When the people are placed with under conditions which appeal to brute only, what remains to them but to rebel और टू सकम टू अटर ब्रूटैलिटी। अगर लोगों को सिर्फ ब्रूटैलिटी ही मिलेगी, उनके पास दो ही ऑप्शंस बच जाएंगी, या तो वो ब्रूटैलिटी में जिए, फिर जीते जीते कैसे ही घुट घुट कर मर जाए, या तो वो विद्रोह करें। फ्रेडरिक एंजल्स ये काफ़ी बड़े फिलासफर हैं, जर्मन फिलासफर हैं, इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। ये बहुत पुराने टाइम के हैं, कार्ल मार्क्स के टाइम के हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। कार्ल मार्क्स के टाइम पे हैं। उनकी कुछ बातें जो है कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म की, ये बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ सिटीजन अटैक्स हॉस्पिटल,
यहाँ पे बताया गया व्हेन अ सिटीजन अटैक्स हॉस्पिटल पर्सनल बिकॉज अ लाइफ वाज लॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेडिकल केयर और सिटीजन स्ट्रगल्स टू ब्रीथ विद एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन द पेवमेंट, इट इज़ अ क्राइसिस एट मल्टीपल लेवल्स। जब पर हॉस्पिटल के लोगों को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को अटैक किया जाता है क्योंकि कोई नहीं बचा पाए वो लोग, और वो भी उनकी गलती नहीं, मेडिकल केयर और नहीं था वहाँ पे, तो ये एक क्राइसिस की तरफ ही बढ़ रहा है हमारा देश, कह सकते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है और समझना चाहिए लोगों को कि वो डॉक्टर्स की गलती नहीं थी, वो हेल्थ केयर सिस्टम की गलती थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट इज़ कंसर्निंग मोर देन द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम और द फेलियर ऑफ द स्टेट इज़ द शॉकिंग डिस्कोर्स among the supporters of the government that it is not responsible for the present crisis। जो मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि सिस्टम का कोलैप्स होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं वो जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना ही रिस्पॉन्सिबल है और ना ही गवर्नमेंट के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ज़्यादा सीरियस पॉइंट हो जाता है और कंसिक्वेंसेस इसके बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो और किसे होगी। और एंजल्स, जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं, फ्राइड राइस एंजल्स भी आप कह सकते हैं, तो फ्रेडरिक एंजल्स हैं वो उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो रूलिंग क्लास है, स्टेट है, यानी गवर्नमेंट जो है, वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देता है, बहुत ही ख़राब कंडीशंस क्रिएट कर देता है वर्किंग पॉपुलेशन के लिए, जो कि बिल्कुल ही उनके लिए सेफ़ नहीं है। यानी कि क्या ये बिल्कुल उनकी तबीयत ख़राब रहेगी, उन्हें हेल्थ बिल्कुल नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्थ, और साथ ही साथ वो उनकी डेथ भी जल्दी हो जाएगी। और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, वो इसे सोशल मर्डर कहते हैं, यानी कि जिसका कोई अपीयरेंस ना हो, ये एक डिस्गाइज्ड मर्डर और नो मैन सीज द मर्डर, यानी किसी को दिखाई ना दे कि किसी ने किया है मर्डर, लेकिन वो मर्डर ही उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ओनली डिफरेंस इज द मर्डर इज डिस्गाइज्ड नो फॉर नो मैन सीज द मर्डर एंड द डेथ अपीयर्स टू बी अ नेचुरल वन। तो काफ़ी सीरियस पॉइंट है, आप समझ सकते हैं कि एक मर्डर से क्या कहते हैं, कंपेयर करना। और ये उस टाइम की बातें कर रहे हैं, ये इंग्लैंड की बात कर रहे हैं 1840s के टाइम की, जब वर्किंग क्लास के साथ ये सब होता था। बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशंस थी, क्या कहते हैं, जो वर्किंग क्लास थी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल थी। और द टाइट प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर-स्टेट माइग्रेंट लेबर वर्किंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स रिमेंड इनविजिबल, दैट वाज क्लासिक केस ऑफ सोशल मर्डर। जो पिछले साल, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, फर्स्ट वेव के टाइम की बात है, जब बहुत सारे वर्कर्स कई हज़ार किलोमीटर चल के घर गए अपने, तो वो एक सोशल मर्डर था। और उस टाइम ये कहा गया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की नहीं है, जो लोग हैं वो खुद ही वॉलंटरली खुद से चूज़ करके घर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये अपना पल्ला झाड़ लिया। और हाल ही में अभी हुए इलेक्शंस के यहाँ पे मेंशन किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्डिंग एन 8 फेज इलेक्शन इन बंगाल। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जस्टिफाइंग द कुंभ मेला एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सल्टिंग अबाउट द साइज ऑफ इलेक्शन रैली क्राउड इन वेस्ट बंगाल ऑन द डे ओवर 2 lakhs इंडियंस वर न्यूली इन्फेक्टेड बाय द नोवेल कोरोना वायरस। ये इस टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने 8 फेज चुनाव करवाए, उत्तराखंड के मिनिस्टर ने कुंभ मेला को जस्टिफाई कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने आज तक इतनी बड़ी भीड़ देखी ही नहीं है। उस टाइम पे जब 2 लाख लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करके किया गया है, और ये कहा गया है कि ये भी एक सोशल मर्डर को प्रमोट करता है। लोग जब देखेंगे कि अपने लीडर्स ही ऐसे हैं, तो हम भी, लीडर्स घूम रहे हैं, लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी घूमेंगे, बाहर जाएंगे। तो ये है आर्गूमेंट दैट क्रिमेशंस कैनॉट बी शोन बाय द मीडिया बिकॉज दे आर सैक्रेड टू हिंदूज इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट। ये भी एक चीज़ है कि हाल ही में जो मीडिया है वो क्रिमेशंस दिखा रही थी टीवी पे, क्या कहते हैं, पार्क्स में क्रिमेशंस हो रहे हैं, क्योंकि जो क्रिमेशियन ग्राउंड्स हैं वो सब भर गए हैं, तो पार्क में दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है लोगों को।
यानी डेड बॉडीज़ को आई मीन टू से, तो उसे भी कहा गया कि नहीं आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं। फैलेसी मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। द मोर क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी डेथ्स कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाय अ सिंपल प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन को लेके अगर प्रोविजंस ला देती गवर्नमेंट तो बहुत सारे डेथ्स को बचाया जा सकता, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता था, डेथ्स को रोका जा सकता था। आखिर लोगों को पार्किंग लॉट्स और पेवमेंट्स में क्यों इसे फोर्स किया गया कि वो दफनाए। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइटेड है जो इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, कि जो चाइनीज़ स्टेट है यानी चाइना गवर्नमेंट है, चाइना जो कंट्री है, उन्होंने इनिशियल स्टेज पे अगर पेंडेमिक को नहीं छुपाया होता तो जो अब अभी का जो स्थिति है वो दुनिया नहीं देख रही होती। मे बी थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहती, मे बी कुछ स्टेप्स लिए जा चुके रहते, कुछ भी हो सकता था। इससे तो अच्छा ही होता, अगर पहले से आपको रिस्क पता होते हैं तो आप पहले से स्टेप्स ले सकते हैं। वर्ल्ड में जो दुनिया के मीडियाज़ हैं, ईरान, इटली, यूनाइटेड स्टेट, जितने भी डेथ्स हो रहे थे क्लियरली उन्हें मीडिया में आप देख सकते थे, लेकिन इंडिया में जो डेथ्स हो रहे हैं वो मीडिया नहीं दिखा पा रही है। ब्राज़ील, पेरू, ये इटली वो उन देशों में है जिनमें सबसे ज़्यादा डेथ टोल था फर्स्ट वेव के टाइम पे। ब्राज़ील में अभी भी डेथ टोल बहुत हाई है। द ट्रेजेडी इन इंडिया इज शॉट टू बी पोर्ट्रे एज कल्चरल एक्सेप्शनलिज्म दैट कैनट बी टेलीवाइज्ड। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मार्क्स वीबर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं पार्टियामोनिज्म होता है देशभक्ति। मतलब जो देशभक्ति के नाम पे ये जो रूलर्स हैं यानी जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी दिखाते हैं, सैंक्टिटी ऑफ इमेमोरियल ट्रेडिशंस का मतलब होता है पुराने टाइम से आ रही हुई पवित्रता को ये आधार बनाकर, यानी ट्रेडिशंस का मतलब होता है क्या कहते हैं पुराने टाइम से यानी कि परंपरा, तो और इमेमोरियल का मतलब होता है पुराने टाइम से, और स्कैंसिटी का मतलब होता है पवित्रता, यानी कि पुराने टाइम से आ रही हुई जो भी परंपरा है उसकी पवित्रता को आधार मान के, या फिर कह सकते हैं एक सिक्योरिंग फेज यानी अपना बचाव ढाल बना के ये जो रूल करते हैं, तो ये अपने इम्पर्सनल रूल्स और कह सकते हैं जो भी है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है अपने आइडियाज़ के वजह से, अपने वे ऑफ रूलिंग की वजह से। पैट्रिमोनियलिज्म मतलब देशभक्ति के नाम पे जो रूलिंग है ये गलत है, और दिस इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ रूल इज़ नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी। ये जो है ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड है और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ रूल है, यानी कि अपने हिसाब से रूल्स फॉर्म करना, फ्रेम करना। सेंट्रलाइज्ड यानी कि सिर्फ एक का अधिकार, एक हाथ में सारी पावर्स। नॉट बेस्ड फॉर्म ऑफ रूल इज़ नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटी। किनशिप्स टाइज का मतलब होता है समानता रिश्तेदारी भी होता है। और यानी कि ये मिला जुला के ये कहना चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेजिटिमाइज्ड बाय इलेक्शन मीन्स, ना कि हेरिडिटी, किनशिप टाइज, पर्सनल एलिगेंसीज और जो भी रिलीजियस मेजॉरिटीज़ हैं इनकी वजह से गवर्नमेंट नहीं आई है। तो इन्हें उस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए जिस तरह से ये एक्ट करते आए हैं, यानी कि अगर कोई हेरिडिटरी गवर्नमेंट है या कोई राजा है उन तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरह एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये जो रूलर है, पैट्रिमोनियलिज्म है, ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसे कंपेयर करने के लिए यूज़ किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डिमोनेटाइजेशन का भी मेंशन किया गया है, लगता है ये जो राइटर हैं इन्हें गवर्नमेंट काफ़ी, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इनके काफ़ी पैसे चले गए होंगे, हो सकता है। ये द पैट्रिमोनियल गवर्नमेंट विच प्राइडेड इटसेल्फ एज अ माई बाप सरकार कह दिया है इन्होंने। और डिस्पेंसर ऑफ बेनेवोलेंस, भलाई का देवता कह सकते हैं, मैंने बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई। डिस्पेंसरी आपने सुना होगा, डिस्पेंसरी का मतलब जहाँ दवाएं बनती हैं। ये वाली डिस्पेंसरी नहीं जो दुकान खोल देते हैं वो डिस्पेंसरी कहते हैं, वो डिस्पेंसरी नहीं होती है जहाँ दवाएं बनती हैं। और जो डिस्पेंसर होता है वो दवाई बनाने वाला होता है, यानी कि जो सेवा करने वाला, जो भलाई करने वाला होता है वो कहा गया है यहाँ पे।
or overnight transforms itself into one which asks citizens to fend for themselves, whether it is बाय प्रोक्योरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अरेंजिंग एम्बुलेंसेज। ये वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट है जो कि रातों रात कह देती है लोगों से कि आप खुद का देख लीजिए, या फिर आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही काउंटेड है यहाँ पे। और हेल्थ मिनिस्टर हालांकि कह रही है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज कहीं नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट प्रोक्योर क्यों कर रही है या फिर एड्स क्यों ले रही है? तो ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एफआईआर रिपोर्ट कर दे रही है, एफआईआर लिखवा दे रही है लोगों को, जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे रिपोर्ट कर देते हैं कि हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जो मर गए वो तो मर गए, आगे का सोचते हैं। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एज ए चीफ मिनिस्टर ये नहीं कहना चाहिए। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन पैट्रिमोनियलिज्म इज इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। देशभक्ति की सरकार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम या कह सकते हैं पॉइंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है देशभक्ति की सरकार में। देशभक्ति सब करेंगे पर अकाउंटेबल कोई नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट एड्रेस्ड, हाँ ये कोरोना वायरस एक साल फर्स्ट वेव आ गया, चला गया, सेकंड वेव भी आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने एक भी नहीं की है, सिर्फ इन्होंने मन की बात की है। और ठीक है, यूएस की गवर्नमेंट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट होने के बावजूद इंडिया की गवर्नमेंट नहीं करती है। हेल्थ मिनिस्ट्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। स्वीडन प्राइम मिनिस्टर was recently subject to questioning by a constitutional committee on COVID-19। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चंस किए गए थे कोविड-19 हैंडलिंग को लेके। स्वीडन प्राइम मिनिस्टर, स्वीडन में क्या डेमोक्रेसी है? स्वीडन में अभी भी राजा हैं, प्रिंस हैं, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, और यानी कहना चाहता हूँ मैं कि स्वीडन में अभी राजतंत्र भी है और डेमोक्रेसी भी है। हाँ, ऑफिशियली राजतंत्र नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो राजा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और जो पावर्स हैं वो सभी गवर्नमेंट के पास हैं, और जो राजा महाराजा हैं वहाँ के, उनके पास कोई ऑफिशियल पावर्स नहीं है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। Present Indian state has no means of ensuring critical scrutiny of chronology of government decisions that led to current crisis। जो इंडियन स्टेट्स हैं या फिर जो भी इंडिया की सरकार है, उनके पास गवर्नमेंट डिसीजंस या गवर्नमेंट के प्लान्स की स्क्रूटनी करने के लिए कोई भी ऐसा साधन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी नहीं बनाई गई है। इसीलिए ये क्राइसिस अभी यहाँ पर पहुँच गया। अगर कोई सवाल उठाता तो गवर्नमेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती। वी विल हैव टू बी कंटेंट फॉर scathing observations like those of Allahabad High Court that deaths due to lack of oxygen are no less than genocide। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कहा था हाल ही में कि जो डेथ्स हो रही हैं ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से, वो जेनोसाइड से कम नहीं है। जेनोसाइड का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पार्टिकुलर कैटेगरी को लेके और उसे मार देना। तो बहुत जेनोसाइड्स के बहुत किस्से हैं जो कि बहुत ही ख़राब हैं। और इंडिया अंडर द पेंडेमिक इज सीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजुडिस, प्रीकन्सीव्ड ओपिनियंस एंड मैड ब्लाइंडनेस एंड सैंक्शनिंग सोशल मर्डर। इंडिया जो है इस पेंडेमिक में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब अलग अलग तरह के भेदभाव देख रहा है। पहले से मान लिए गए ओपिनियंस को लोग सही मान लेते हैं, यानी कि प्री कंसीव्ड ओपिनियंस का मतलब होता है आप कोई बात कह रहे हैं, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन आप उस बात को सही मानते हैं। तो ये भी एक सोशल मर्डर का कारण है। आज के न्यूज़पेपर में इस एडिटोरियल सेक्शन में